नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोड ऑन वेजेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वैसे चारों कोड्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ऑल आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, सभी की जानकारी जरूरी है। 29 एक्ट्स को कंपाइल करके ये कोड्स बनाए गए हैं। रूटीन में तो हम 14-15 कोड्स एक्ट्स के साथ ही डील करते हैं, बट ये जो कोड्स हैं सभी जगह र्यूमर्स हैं। और वो र्यूमर्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है? 4 कोड्स। कौन कौन से नए कोड्स? भी लेबर लॉ बहुत चेंज हो गया। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में बार बार ये आता है भी अब तो वेजेस बढ़ जाएगी, इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फ्लोर वेज ऐसा देगी, पता नहीं कितनी हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। वर्कर के हक में क्या होगा, एम्प्लॉयर के हक में क्या होगा, नई चीज़ें क्या हैं, और ये डैमेजिंग है, बेनिफिशियल फॉर ऑल है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इन ट्रू सेंस ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने सबको मुश्किल में ही डालना होता तो ये वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, OSH, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेके क्यों आती? इस कोड का मतलब है ईज ऑफ बिजनेस। इन सभी कोड्स का पर्पज ये है ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ये हुआ, अर्लियर जो इन ऑपरेटिव एक्ट्स हैं, वैसे तो 29 एक्ट्स को कंसोलिडेट करके 4 कोड्स बनाए गए हैं, बट अदरवाइज इनका मेन क्या पर्पज था? इनका पर्पज ये था भी जो मल्टीपल डेफिनेशंस अंडर वेरियस 29 स्टैट्यूट्स हैं, एक्ट्स हैं, उनको कंसोलिडेट करके 4 कोड्स में बदल दिया जाए, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए। और इस के कारण ये 4 कोड एक जैसे एक्ट्स को इकट्ठा करके ये 4 कोड्स बना दिए गए। सबसे पहले अगर मैं चारों कोड्स आज इकट्ठे ले लूं, इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स, और एक साथ 2 घंटे किसी भी एपिसोड को देखना बंदा बोर तो होगा ही होगा, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। सो आई विल फिनिश समरी ऑफ ऑल कोड्स इन 4 एपिसोड्स। हर एपिसोड आधे पौने घंटे का होगा, ताकि लर्निंग भी हो सके और प्रॉपर वे में आपको मैं समझा ना सकूं। जिसमें सबसे पहले हम 1 बाय 1 जो कोड्स को लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे द कोड ऑन वेजेस 2019। अब कोड ऑन वेजेस में इसमें क्या आता है भी, हमारे जो भ्रांति है फिर हमारे दिल में वही है भी, आज की डेट में फ्लोर वेज कितनी है, कहीं मिनिमम वेजेस ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी? तो उसको ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने एक बैलेंस बना के चलना है। वो बैलेंस क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉय दोनों ही बहुत जरूरी हैं एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। एम्प्लॉयर नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी तो लेबर नहीं होगी, अगर लेबर नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें ये देखना है भी, सबसे पहले जो एम्प्लॉयर के दिमाग में है, मेन चीज जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर का फोकस रहता है, वो है कोड ऑन वेजेस। वेजेस में क्या नया है, क्या सिमिलर है? जो इस मेरी प्रेजेंटेशन में ना आया, समझ लीजिए वो पहले जैसा ही है, देयर इज नो चेंज। जब इस कोर्स, इन चारों कोर्स को बनाया गया, ये ख्याल रखा गया भी बेसिक जो कंसेप्ट है वो चेंज ना हो, किसी के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट ना हो, और जो कोर्स बने वो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली, सबके लिए हो, इजी हो, अंडरस्टैंड करने में भी, अप्लाई करने में भी। बड़ी क्लियर बात है, अभी ये कोर्स इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में नहीं हुए क्योंकि रूल्स अभी ड्राफ्ट हैं और उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। केओस इतना बढ़ गया था इन कोर्स को लेकर के, इवन जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी ट्रिब्यूनल तो अब रही नहीं, तो क्या करें। बट लेट वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आएगा, बट लेट अस स्टार्ट विद कोड ऑन वेजेस।
ये कोड ऑन वेजेस जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को कंबाइंड करके ये बनाया गया है। और इन सारे एक्ट्स में जो डेफिनेशंस थी उसको एक ही कोड में समेट दिया गया, डेफिनेशंस और पेनल्टीज, और जो कॉमन फीचर्स थे सभी कोड्स इन सभी एक्ट्स के वो एक ही कोड ऑन वेजेस में आ गए। नाउ सबसे पहले इसके मेन फीचर्स क्या हैं? द प्रेजेंट कोड विल फैसिलिटेट इन इंप्लीमेंटेशन एंड रिमूव द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस। जैसे मैंने बताया ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन को खत्म करेगा। सेकंड है द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज आल्सो बीन कवर्ड इन दिस कोड। पहले क्या था जी, अभी आपने सभी ने सुना होगा जी गिग वर्कर आ गए, प्लेटफॉर्म वर्कर आ गए, एग्रीगेटर्स की डेफिनेशन आ गई। वो क्या है? एग्रीगेटर्स आपको भी पता है, प्लेटफॉर्म है, ओला का प्लेटफॉर्म है, उबर का प्लेटफॉर्म है, जोमेटो का प्लेटफॉर्म है, स्विगी का प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही गिग वर्कर्स हैं जो मल्टीफेरियस जॉब्स करते हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए उनकी भी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। सो एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिशमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, सभी जगह कोड ऑन वेजेस, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल था। सभी यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज्ड और एक लिमिटेड एरिया तक था, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट थी, यहाँ पे अनलिमिटेड एरिया, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को साथ में लिया गया। यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्लोर वेज फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज टू इंश्योर दैट नो स्टेट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम वेजेस बिलो द फ्लोर वेज। अब ये दिमाग में सब में आता है कि फ्लोर वेज कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट उससे ऊपर ही मिनिमम वेज अपना फिक्स करेगी, बिल्कुल ठीक बात है। बट गवर्नमेंट बिजनेस चलाना चाहेगी, बंद नहीं करना चाहेगी। उनका पर्पस क्या होगा? फ्लोर वेज ऐसा हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन को कट कर जाए और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उससे नीचे ना जाए, उससे ऊपर जाए, मगर साथ में इंडस्ट्री का ख्याल रखते हुए भी ये फ्लोर वेज ऐसा होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी ठीक हो और वर्कर भी अपने घर खुश रहे, एक लिविंग स्टैंडर्ड उसका ठीक रहे। जैसे आज की डेट में आपको एक आइडिया बता देता हूं, आप सभी नेट पे जाके गूगल में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नेट में, 178 रुपीज आज की डेट में एक नेशनल फ्लोर वेज है। डेफिनेटली ये तो आएगा नहीं फ्लोर वेज, इससे ज्यादा ही आएगा। अब उसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 12,000 के करीब मेरे आइडिया के हिसाब से ये फ्लोर वेज होगा। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट जो 178 नेशनल फ्लोर वेज है उसको अगर हम देखें तो बड़ा ही होगा उससे। सेकंड है पेनल्टीज बढ़ा दी गई, मगर साथ में प्रोसिक्यूशन की पेनल्टीज तो बढ़ा दी गई, साथ में ये भी कहा गया भी इंस्पेक्टर साहब अगर करेंगे प्रोसिक्यूशन तो पहले शो का नोटिस देंगे, एम्प्लॉयर को मौका देंगे अपना पक्ष रखने का, उसके बाद ही वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द ऑफिसर ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हैज बीन गिवन। अब टू रिड्यूस द बर्डन ऑन जुडिशरी, अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरी प्रोसिक्यूशन हो गई, अब मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, आगे से गलती मत करो, मगर फॉर हिज ईजमेंट एंड फॉर रिड्यूसिंग बर्डन ऑन जुडिशरी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें जो प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी दी गई है एक्ट में फॉर सम ऑफेंस उसके 50% के ऊपर वो कंपाउंड हो सकता है। ये प्रोविजन है सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस भी, उसमें पेनल्टी की क्लास में इंप्रिजनमेंट कितने टाइम की है। नाउ पहले ये था एक जो डेफिनेशन ऑफ वेजेस है वो उसको एक्सपेंड कर दिया गया। ये
In fact, a uniform definition of wages has been formulated, eliminating the ambiguity and confusion with business houses used to face earlier due to difference in the definition in different statutes. अब Payment of Wages Act, Payment of Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, Equal Remuneration Act, ESI Act, EPF Act, Payment of Gratuity Act, Industrial Dispute Act, हर एक में वेजेस की, एम्प्लॉय की, इंडस्ट्री की, वर्कमैन की डेफिनेशन अलग। उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए जितने 29 एक्ट्स हैं वो 4 कोड्स में तो हम ले आए और उसमें वेजेस की डेफिनेशन सेम कर दी। मगर जब मैं वेजेस की डेफिनेशन कोड ऑन वेजेस में देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। जिन 4 एक्ट्स को यहां पे शामिल किया गया, इस कंबाइंड किया गया इस कोड में, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मेन, इनमें जो आज की डेफिनेशन 2Y में दी गई है कोड ऑन वेजेस में, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर जो कि 1936 में, 1948 में और 1965 में ये स्टैट्यूट बनाते हुए दे दी गई थी। बट एक नीचे क्लॉज A to I को कंबाइंड करके 50% वाला सिर्फ वो चक्कर नहीं था। सो वो मैं आगे बताता हूं इस डेफिनेशन से क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। नाउ बोनस ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फोरफिटेड इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बोनस में देखो फोरफीचर की क्लॉज तो पहले थी, कोई भी टर्पिट्यूड में वो आ जाता, कोई भी ऑफेंस में रॉयल्टीज एक्ट में आ जाता तो बोनस फोरफिट किया जा सकता था। बट अब उसमें एक ऑफेंस और डाल दिया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी अगर वो कन्विक्ट होता है तो बोनस उसका फोरफिट हो सकता है। पेमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय हैज टू बी मेड थ्रू चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले कर दिया था भी, जो एम्प्लॉयज को पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी। बट अब इसमें पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अमेंडमेंट आई थी, करंट करेंसी कॉइन्स भी लिखा हुआ था, बट यहां पे इन्होंने ये डाल दिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय हैज टू बी मेड थ्रू चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड। इफ ए डिस्प्यूट अराइजेस एज टू पेमेंट ऑफ बोनस, हाँ कहते जी जब पहले जहां पे यूनियन होती हैं वो जनरल डिमांड नोटिस देती थी सेक्शन 2K में, तो कहते जी बोनस जो है वो 20% होना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सेट ऑन सेट ऑफ के मुताबिक होना चाहिए, है आज भी वही है। मगर तब तक बोनस को रोक दिया जाता था कि पहले डिसाइड करा लो फैक्टम भी बोनस कितने परसेंट पे आएगा। यहाँ पे इन्होंने इस कोड में क्लियर कर दिया फॉर दी एम्प्लॉय, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय भी, जब तक देखो लड़ाई चल रही है मिनिमम थ्रेशोल्ड में बोनस तो 8.33 दे दो, इट इज ए गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉयज। नाउ ये एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। जब 5 साल के बाद रिवीजन आती थी मिनिमम वेजेस में तो शेड्यूल आता था कि 50 टाइप्स की इंडस्ट्री आ जाती थी, कितनी तरह की इंडस्ट्री आ जाती थी। रबड़ इंडस्ट्री में ये शेड्यूल है, ये एम्प्लॉई है, वो अपना कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, हर एक में जो एम्प्लॉई है उसकी मिनिमम वेजेस का थ्रेशोल्ड डिफरेंट था। अब शेड्यूल ही नहीं है, वही 4-5 हो गए, स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, ये वाली कैटेगरीज आएंगी। इंडस्ट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ भी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, प्लास्टिक है, रबड़ है, यो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, गारमेंटिंग है, हॉस्पिटल है, सब उस शेड्यूल से परे है। एवरी इंडस्ट्री इज अमेनेबल टू कोड ऑफ वेजेस। सभी एम्प्लॉइज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैडर आर कवर्ड अंडर दिस कोड। वैसे ही इन्होंने वर्कमैन वर्ड यूज नहीं किया, एम्प्लॉय वर्ड यूज किया है। एम्प्लॉय भाई अगर मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, जनरल मैनेजर हो, जो भी हो, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होगा, वो अंडर दिस कोड ही कैन टेक बेनिफिट और रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस। अब आ जाता है डेफिनेशंस का चैप्टर। अकाउंटिंग ईयर डिफाइन कर दिया गया जी 1 अप्रैल जो है वो हर साल उसका अकाउंटिंग ईयर नया शुरू हो जाएगा। वो बोनस के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, 8 महीने के बाद एंटाइटलमेंट बन जाती है और उसको पे करना पड़ता है आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Contractors connected with the work of central government companies, the appropriate government will be central government, वो appropriate government की definition है।
कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन इस कोड में ऐड की गई। इसका सीधा पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गई मींस जो भ्रांति थी हमारे दिल में भी क्या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के ऊपर बोनस एप्लीकेबल है, लागू है दोस्त, अब तो करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को बोनस के एम्बिट में ले आया ये कोड। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का जो बंदा उसके लिए है, जो उससे इंक्रीमेंट देता है, एम्प्लॉयर के वो जो मैन पावर सप्लाई है उसमें नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय होगा। जो सुपरवाइजरी और मैनेजरियल वर्क है कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो पहले बता दिया गया कि वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में वो भी आएंगे। नाउ जब मैनेजर ऑफ फैक्ट्री एक्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ऑक्यूपायर मैनेजर है, वो सभी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएंगे। वेजेस जो है उसका पर्सपेक्टिव टोटली चेंज कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ वेजेस टोटली चेंज इन ऑल एक्ट्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज बोनस, इक्वल रेम्युनरेशन, पेमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सेक्शन 2Y कोड में ऐड किया गया है, उसमें सभी के लिए एक ही वेजेस की डेफिनेशन है, बट आई सजेस्ट आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ें जरूर, उसकी में वेज की डेफिनेशन यू विल फाइंड ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन जो आज सेक्शन 2Y ऑफ वेज कोड में, कोड ऑन वेजेस में दी गई है। नाउ आगे मैं इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट और इसकी मैं समझा देता हूं कि इसमें क्या इंप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस हैं। मेरे हिसाब से आगे जो मैं आपको समझाऊंगा भी, जो बेसिक वेजेस आपकी होगी आगे से मिनिमम वेज से कम नहीं हो सकती दोस्तों। उसका कारण है, मिनिमम वेज से कम क्यों नहीं हो सकती? जब आप आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे ध्यान से तो आपके पास एक्सक्लूजन क्लॉज और इंक्लूजन क्लॉज और एक्सक्लूजन क्लॉज आएगी। वेजेस की डेफिनेशन में दो तरह की क्लॉजेस हैं, जैसे आगे लिखा होता था मिनिमम वेजेस एक्ट में। मिनिमम वेजेस मीन्स बेसिक वेजेस एंड इंक्लूड HRA। अब इंक्लूड सिर्फ 3 चीजें हैं, DA, रिटेनिंग अलाउंस एंड बेसिक वेज रेट। डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस एंड बेसिक वेज रेट, बाकी सारी एक्सक्लूजन क्लास में जो आगे आएगा। नाउ इफ द वेजेस पेड इन वेरियस कंपोनेंट्स लाइक HRA, house rent allowance, conveyance allowance, that is in the event of in that event, if the perks exceed 1/2 of the all remuneration, in that event the amount exceeding 1/2 be added in the basic wage rate. Next slide में मैं आपको बताता हूँ, worker added in code 2Z and manager, supervisor drawing wages more than 15,000 excluded from the definition of worker. worker में नहीं है but employee में है। employee की भी definition है यहाँ पे, worker की भी definition है। Second, under ERA, यानी Equal Remuneration Act, under this code section 3 of Equal Remuneration Act regarding discrimination has been widened. Discrimination भी ये ladies के लिए है, ये gents के लिए है, ये नहीं चलेगा। सभी को equal right, equal remuneration, अगर both the persons, ladies, women worker and male worker are doing the same kind of work, they are entitled to same perks, same wages, same scale. नाउ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक सिचुएशन बनी हुई थी जी, पता नहीं कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, नॉट मच। रादर आगे जब मैं सोशल कोड, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, जब मैं उसमें आऊंगा तो आप देखेंगे कि इससे किसी की कैरी होम बड़ी है। क्यों? ESI और EPF जो है आने वाले दिनों में वो बेसिक वेज पे जब है, बेसिक वेज की डेफिनेशन पे जो है, तो वो वेजेस में जो एक्सक्लूजन क्लॉज है उसमें होगा ही नहीं, तो फिर उस पर PF और ESI का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक बड़ी मजेदार बात है, EPF से बंदे कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, ESI में बढ़ता जाएगा। क्यों? जो HRA ये वो ब्ला 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 अलाउंसेस डाल के अगर हम ESI की डेफिनेशन को क्या देते थे, ये इस पे भी ESI, इस पे भी ESI, इस पे भी ESI, या इस पे भी EFE, इस पे भी EFE, इस पे भी EPF, जो बंदे HRA मिला के और बाकी के कुछ अलाउंसेस मिला के
वो बाहर हो जाते थे ईएसआई से, अब नए वेज कोड की डेफिनेशन, कोड ऑन वेजेस की डेफिनेशन में सभी ईएसआई में वापस आएंगे। ऐसे ही ईपीएफ पहले एचआरए पे नहीं लगता था, ओवरटाइम पे नहीं लगता था, इनाम पे नहीं लगता था, अब भाई सब पे लगेगा। सिर्फ बेसिक मिनिमम वेज रेट पे लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। एक्सक्लूजन क्लास पे ना ईएसआई है ना पीएफ है। जब तक, अकॉर्डिंग टू मी, जब तक नए इनके ड्राफ्ट रूल्स जो हैं वो नोटिफाई नहीं हो जाते प्रॉपर वे में, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बोथ ऑफ द एक्ट्स ईएसआई एंड ईपीएफ में नहीं आ जाते, बट दैट वी विल डिस्कस इन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। नाउ under section 2i, all the allowances which we, now in the definition of wages under section 2i there is an inclusion clause which consists of basic wages plus dearness allowance plus retaining allowance। ये inclusion clause है जो जिसमें पहले एचआरए हुआ करता था। अब इसमें तीन हैं, basic, dearness, retaining allowance। all the allowances which we book come under the definition of exclusion clause। जैसे डाल दिया ना, एचआरए डाल दिया, convenience allowance डाल दिया, और पीएफ डाल दिया, पीएफ डाल दिया, बोनस डाल दिया, या कुछ भी डाल दिया, वो सभी को एक्सक्लूजन क्लॉज में रखा है। एक्सक्लूजन क्लॉज में क्या क्या एक्ट के मुताबिक, सेक्शन 2i की डेफिनेशन के मुताबिक क्या क्या है? बोनस पेएबल, अमेनिटीज लाइक हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, मेडिकल अटेंडेंस, एनी अदर अमेनिटीज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, employer share of PF and interest which may have accrued on it, conveyance allowance, special allowance, house rent allowance, remuneration payable under award or settlement between the parties। जो भाई LTS होती है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होती है, ये वो अवार्ड और सेटलमेंट के तहत भी आपस में सेटलमेंट हो गई भी, इतने रुपए महीना लगेंगे, वो एक्सक्लूजन क्लास में डालते हैं। वो वाकई एक्सक्लूजन क्लास में, पहले किसी वक्त वो बेसिक में ऐड हो जाते थे, कहीं पे ऐड हो जाते थे लोग, अब वो एज पर दिस वो इंक्लूजन क्लास में ही आएंगे। ठीक है जी। ओवर टाइम अलाउंस एंड कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉइज, ये सभी एक्सक्लूजन क्लास में है। अब आप कहेंगे कि ओवर टाइम अलाउंस क्या है? ओवर टाइम और ओवर टाइम अलाउंस में देयर इज अ बिग डिफरेंस। अंडर OSH कोड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड, उन्होंने बड़े आराम से एक लिख दिया 27 सेक्शन में, भाई ओवर टाइम जो है वो डबल पेमेंट उसकी मिलेगी। ओवर टाइम एम्प्लॉय को डिप्यूट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय कंसेंट दे दे तो वो ओवर टाइम पे काम कर सकता है, मगर वो ओवर टाइम पेमेंट होगी दोस्तों। अगर उसको हम उसके पैसे देंगे ओवर टाइम करने के बदले, मगर उसको मनाने के लिए उसको कहेंगे भैया ऐसा कर, तू ओवर टाइम लगा, अगर लगाने के लिए तू राजी हो गया, तेरे को 1500 रुपये महीने का अलाउंस देंगे, उससे वो भाई एक्सक्लूजन क्लॉज में है। हाँ, जो ओवर टाइम पेमेंट है उसके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल है, बट वो वेज की डेफिनेशन में वो एक्सक्लूजन क्लॉज में ही फॉल करेगा, मगर ईएसआई की इंक्लूजन क्लॉज में फॉल कर जाएगा। दैट वी विल अगेन अंडरस्टैंड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस इन सोशल सिक्योरिटी कोड। नाउ एग्जाम्पल के लिए, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इज 10,000 and the total amount of perks which come under exclusion clause is 11,000, then the total amount, yani total remuneration comes out to rupees 21,000, and 50% of this amount will be 10,500, then the excess amount of 500 will be added in basic wages। Suppose कीजिए जो exclusion clause में हमने perks दे दिए, जिसमें देखो 833 बोनस भी आ गया, 12% पीएफ भी आ गया, इंटरेस्ट तो बाद की बात है, यानी 20.33% तो ये भी हो गया। उसके अलावा हम ये देखें भी उसको क्या क्या और दिया, हमने एचआरए भी दे दिया भाई, हमने कन्वीनियंस अलाउंस भी दे दिया, हमने 4-5 अलाउंस देके उसको 11,000 पे पहुंचा दिया। अलाउंस ही देना, पहुंच गया 11,000 पे। अब रिटेनिंग का, बेसिक का और डीए का जो टोटल है वो 10,000 है, प्लस 11,000 है, देयर इज ए डिस्पैरिटी। अब इन दोनों को टोटल रिम्यूनरेशन के लिए अगर जोड़ा जाए तो 21,000 बन गया अलाउंसेस को, और बेसिक वेजेस डीए और रिटेनिंग अलाउंस को। इसको 50% किया जाए तो ये वेजेस की इंक्लूजन क्लॉज से 1,000 रुपीज जो अलाउंसेस थे ज्यादा है, बट 500 रुपीज फिर भी ज्यादा है। तो वो जो 500 रुपीज इन एक्सेस है वो
बेसिक वेजेस में ऐड कर लिया जाएगा। अब इसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा? अब आपको मैंने इंक्लूजन क्लॉज और एक्सक्लूजन क्लॉज के बारे में बता दिया। वहां पे 2y में नीचे क्या दिया गया है, इफ द अलाउंसेस इन क्लॉजेस A to I along with जो पहले की अमाउंट है आर एक्सीड्स द टोटल अमाउंट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट, देन द सच जो एक्सीडेड अमाउंट है विल बी एडेड इन द बेसिक वेजेस। तो दिस इज द थिंग। अब फाइनेंशियल इंपैक्ट, इससे क्या होगा? अगर ये 500 रुपए 10,000 से 10,500 रुपए आ गया, इससे बेसिक वेजेस बढ़ने से ग्रेच्युटी बढ़ गई, ईपीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, टोटल सीटीसी ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गई भाई, पीएफ बढ़ गया, ईएसआई का एम्प्लॉयर शेयर बढ़ गया, उसकी बेसिक वेजेस से ग्रेच्युटी बढ़ गई, सीटीसी पे इफेक्ट पड़ा, कॉस्ट टू कंपनी पे, टोटल वेज रेट। उसके बाद एम्प्लॉयर इज पेइंग एनहांसमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। कई अभी एस्टेब्लिशमेंट में मेरे मानने से, जो मेरा मानना है, जैसे एक एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो उसका टोटल अमाउंट कटता है एक दिन की दिहाड़ी का, मगर जब हम अर्न्ड लीव की एनकैशमेंट करते हैं तो हम किसी वक्त बेसिक वेजेस पे कर देते हैं। अब जिसने बेसिक वेजेस पे भी लीव वेजेस की एनकैशमेंट करनी है, उसको भी 500 रुपये एक्सेस से करनी पड़ेगी, यानी उस पर भी इम्पैक्ट आ गया। आई कैन कंपाइल ऑल दी कोड्स इन वन गो, बट बोरियत होगी, मोनोटनी आ जाएगी। बेटर है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएं। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।